कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, इतना गहरा कि वहां देखना तो दूर की बात, सोचना भी मुश्किल हो जाए। जहां तापमान ऑलमोस्ट फ्रीजिंग होता है और पानी का प्रेशर इतना हाई कि इंसानी बॉडी वहां कुछ ही सेकंड्स में क्रश हो जाए। यही है डीप सी, हमारी धरती का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा। ये डीप सी सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि ये एक पूरी दुनिया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारी धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ओशियन का करीब 80% हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब हम लोग मार्स के सरफेस के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन अपने ही समुद्र की गहराइयों के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं। अभी तक सब कुछ शांत था, पर अब कुछ तो बदल रहा है। एक के बाद एक ऐसे जीव समुद्र की सतह पर दिखने लगे हैं जो हमेशा गहराई में रहते थे, ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। इन वियर्ड लुकिंग क्रिएचर्स का अचानक से सरफेस पर आना लोगों को हैरान कर रहा है और डरा भी रहा है। मेक्सिको के तट पर एक विशाल ओरफिश मिली। ये मछली आमतौर पर समुद्र की हजारों फीट की गहराई में रहती है। जब लोगों ने इसे वापस पानी में धकेला तो वो फिर से किनारे पर लौट आई, बार बार, जैसे कुछ ऐसा हो जिससे वो अंदर वापस नहीं जाना चाहती हो। फिर इंडिया के केरला में अचानक से हजारों मछलियां एक साथ समुद्र के किनारे आ गईं। ऑस्ट्रेलिया में 150 से भी ज्यादा किलर व्हेल्स किनारे पर फंसी पाई गईं, कई तो उनमें से मारी जा चुकी थीं। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स हैं और इन सब का एक पैटर्न है। जब भी ऐसे डीप सी क्रिएचर्स सरफेस पर आए हैं तो उसके कुछ ही समय बाद कोई बड़ी नेचुरल डिजास्टर आई है, जैसे अर्थक्वेक या सुनामी। जापान की लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब समुद्र का देवता नाराज होता है तो वो इन रेयर मछलियों को सतह पर भेजता है, वार्निंग के तौर पर। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। साल 2011 में जापान में आए भीषण भूकंप और सुनामी से कुछ दिन पहले वहां के समुद्री किनारों पर कई और फिश देखी गई थीं। साल 2017 में फिलीपींस में भी ऐसा ही हुआ। पहले रेयर मछलियां दिखीं और फिर आया एक जबरदस्त अर्थक्वेक। साल 2022 में चिली में भी यही पैटर्न दोहराया गया। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब इत्तेफाक है या ये डीप सी क्रिएचर्स हमें कुछ बता रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी के पास एक ऐसा एस्ट्रॉयड घूम रहा है जिसकी दिशा में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अगर उसने पृथ्वी से टकराने का रुख पकड़ा तो वो सीधे ओशियन में क्रैश कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उस टक्कर से जो सुनामी बनेगी वो कोस्ट लाइंस को पूरी तरह तबाह कर देगी। लेकिन क्या यही सच्चाई है? जब भी हम समुद्र के बारे में सोचते हैं तो हमें बस एक नीली सतह दिखाई देती है, लेकिन उस सरफेस के नीचे छिपी है एक लेयर्ड दुनिया, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो दिखती तो नहीं, लेकिन हर लेवल पर उसमें कुछ न कुछ सीक्रेट्स जरूर छिपे हैं। ओशियन को जनरली 5 मेजर जोन्स में डिवाइड किया गया है और सबसे ऊपर होता है सनलाइट जोन, इसे एपीपेलाजिक जोन भी कहते हैं। यहीं पर आपको दिखती हैं वो चमकीली मछलियां, कोरल रीफ्स और डॉल्फिन्स जैसे क्रिएचर्स। यहाँ तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है, इसीलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस भी होती है। लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो आप पहुंचते हैं ट्विलाइट जोन में, या कहें मीसोपेलाजिक जोन में। यहाँ लाइट बहुत ही फेंट होती है, ऑलमोस्ट डिम ट्विलाइट जैसा इन्वायरमेंट। यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है और यहाँ की मछलियाँ थोड़ी अजीब दिखने लगती हैं। लॉन्ग टीथ, बल्गिंग आइज और बॉडी का अनयूजुअल शेप। उसके बाद आता है मिडनाइट जोन यानी बैथीप्लाजिक जोन। यहाँ पर डार्कनेस परमानेंट है, पूरी तरह काला अंधेरा, एकदम जीरो लाइट। यहाँ मिलने वाले जीव बायोलुमिनिसेंट होते हैं, यानी वो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एंगलर फिश, वो क्रीपी लुकिंग मछली जिसके माथे पर एक ग्लोइंग एंटीना जैसा लटका होता है जो वो अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए उपयोग करती है। इसके बाद आता है एबाइसल जोन। ये तो इतनी डेप्थ में है कि यहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग के आसपास रहता है। यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सबमरीन जैसी मशीनें भी मुश्किल से काम कर पाती हैं। और सबसे नीचे है हडल जोन। यह वो डेप्थ है जहां ट्रेंचेज होती हैं, जैसे मैरियाना ट्रेंच। ये दुनिया की सबसे गहरी जगह है। यहाँ का प्रेशर इतना इंटेंस है कि इंसान का शरीर पल भर में चूर चूर हो सकता है। अब सोचिए ऐसे एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव जो लाखों सालों से इन हार्श कंडीशंस के लिए इवॉल्व हुए हैं, अगर वो क्रिएचर्स अब समुद्र की सतह की ओर आ रहे हैं तो ये कितनी अनयूजुअल बात है।
गहरे समुद्र में पाए जाने वाले क्रिएचर्स किसी एलियन स्पीसीज जैसे लगते हैं। एंगलर फिश, वैम्पायर स्क्विड, बैरल आई फिश, गल्पर ईल, ये सब दिखने में इतने स्ट्रेंज होते हैं कि इन्हें देखकर कोई भी पहली बार में शॉक्ड रह जाए। कुछ की बॉडी इतनी पतली होती है ताकि वो हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकें। कुछ इतने स्लो मूविंग होते हैं कि उनके मोशन को डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है, और कुछ तो इतने रेयर हैं कि उन्हें आज तक सिर्फ 2 या 3 बार ही देखा जा सका है। इन क्रिएचर्स के पास इवॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे अंधेरे पानी में अपने आप को गायब कर लेना, ग्लोइंग ऑर्गन्स के द्वारा अपने शिकार को अट्रैक्ट करना, और इनकी मेटाबॉलिज्म इतनी स्लो होती है ताकि वो अपनी एनर्जी को बिना खाए कई दिनों तक सेव कर सकते हैं। अब अगर ऐसे माहौल में रहने के बावजूद ये जीव सतह पर आने को मजबूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो उनका डीप हैबिटेट डिस्टर्ब हो चुका है या वहाँ कुछ बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, और शायद यही बदलाव इंसानों के लिए भी खतरे की घंटी है। अब सवाल ये उठता है कि जो जीव लाखों सालों से समुद्र की अंधेरी और खतरनाक गहराइयों में रह रहे थे, वो अब अचानक से सरफेस की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ कुछ रेयर केसेज हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छुपा है? विज्ञान इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटा है, और अभी तक इसके कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आई ओपनिंग एक्सप्लेनेशंस सामने आए हैं। ओशियन वार्मिंग, बढ़ता हुआ समुद्र का तापमान। पिछले कुछ दशकों में समुद्र का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पोलर आइस कम हो रही है, और समुद्र के सरफेस का पानी पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो चुका है। ये गर्मी सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे तक पहुंच रही है, और डीप सी क्रिएचर्स जो ठंडे और स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए इवॉल्व हुए हैं, उनके लिए ये बदलाव जानलेवा साबित हो रहा है। जब नीचे का टेम्परेचर भी डिस्टर्ब होने लगे तो इन जीवों को सर्वाइवल के लिए दूसरी जगहों की तलाश करनी पड़ती है, और यही वजह है कि वो ऊपर की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स, समंदर में घुटन। ओशियन में कुछ जगहों पर अब ऑक्सीजन लेवल इतना लो हो गया है कि वहां जीवों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। इनको ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियन की सर्कुलेशन पैटर्न बदल रही है, जिसकी वजह से गहराई में ऑक्सीजन रिचार्ज नहीं हो पा रही। अब सोचिए, अगर कोई जीव हजारों मीटर नीचे रह रहा है और अचानक वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना बचे तो वो कहाँ जाएगा? ऐसी सिचुएशन में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ऊपर की ओर आना, चाहे वहां की कंडीशंस उनके लिए अजीब और हॉस्टाइल ही क्यों ना हो। पॉल्यूशन, इंसानों की लापरवाही का असर। हर साल लाखों टन प्लास्टिक और टॉक्सिक केमिकल्स समुद्र में फेंके जाते हैं। ये केवल सरफेस पर ही नहीं रहते, बल्कि लहरों की वजह से ये डीप जोन्स तक पहुंच जाते हैं। इन केमिकल्स से न सिर्फ वाटर क्वालिटी खराब होती है, बल्कि कई बार ये डायरेक्टली जीवों को चोट पहुंचाते हैं। उनके फीडिंग और रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। डीप सी माइनिंग और अंडर वाटर ड्रिलिंग जैसी एक्टिविटीज ने भी सी फ्लोर को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जो लाखों सालों तक अनटच्ड थी, वहां अचानक से इंसानों की बड़ी बड़ी मशीनें आ जाएं, तो क्या वो क्रिएचर्स वहां आराम से रह पाएंगे? सोनार और नॉइस पॉल्यूशन। आजकल सबमरीन्स, शिप्स और मिलिट्री सोनार सिस्टम्स ओशियन में ऐसे साउंड वेव्स छोड़ते हैं जो कई किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करते हैं। डीप सी क्रिएचर्स इन अल्ट्रा लाउड और अननेचुरल फ्रिक्वेंसीज के लिए कभी इवॉल्व ही नहीं हुए हैं। इन साउंड से उनके नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, कई बार तो इंटरनल ब्लीडिंग तक हो जाती है। कुछ वेल्स और डॉल्फिन्स को तो ऐसे सोनार ब्लास्ट के बाद कंफ्यूज्ड होकर सरफेस पर आते हुए देखा गया है। कई बार बीच पर पहुंचकर वो फंसे हुए पाए गए हैं। अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और प्लेट मूवमेंट्स। कई बार डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पर आना नेचुरल टेक्टोनिक एक्टिविटीज का भी अर्ली साइन होता है। जब सी फ्लोर पर अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो वहां का प्रेशर और टेम्परेचर रैपिडली बदल जाता है। इन अचानक हुए डिस्टरबेंस से क्रिएचर्स डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका हैबिटेट अनसेफ हो गया है और वो ऊपर की तरफ भागते हैं। जापान में ऐसे कई डॉक्यूमेंटेड केसेज हैं जहां रेयर फिश स्पीसीज के साइटिंग्स के कुछ ही दिन बाद भूकंप आया है। इन सभी कारणों को अगर एक साथ देखा जाए तो एक बात साफ होती है, ये घटनाएं रैंडम नहीं हैं। नेचर हमसे कुछ कहना चाह रही है। शायद डीप सी क्रिएचर्स सिर्फ घबराए हुए हैं, या शायद हमें चेतावनी दे रहे हैं।
जब बार बार ऐसा होने लगे कि समुद्र की गहराइयों में से अजीब और डरावने जीव सतह पर आने लगे, तो ये सोचने वाली बात है, क्या ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है या फिर नेचर हमें किसी आने वाली डिजास्टर के लिए अलर्ट कर रही है। इतिहास को देखें तो कई बार ऐसा हुआ है जब रेयर सी क्रिएचर्स के साइटिंग्स के बाद भयानक प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। जापान की पौराणिक कथाओं में ओरफिश को मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड्स प्लेस कहा जाता है। मान्यता है कि जब ये मछली सतह पर आती है तो वो किसी बड़ी आपदा का संकेत देती है। साल 2010 और 2011 में जापान के समुद्र किनारों पर लगभग 20 ओरफिश देखे गए थे और फिर आया एक ऐसा भूकंप और सुनामी जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। साल 2017 में फिलीपींस में डीप सी क्रिएचर्स की साइटिंग्स के बाद एक बड़ा अर्थक्वेक आया। 2022 में चिली में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया। कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी को सीरियसली ले रहे हैं। उनके अनुसार डीप सी क्रिएचर्स में ऐसी बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी होती हैं जो उन्हें टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट या अंडर वाटर प्रेशर चेंज को महसूस करने में मदद करती हैं, वो भी इंसानों से बहुत पहले। इसका मतलब है कि जब अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होने लगती हैं या सी फ्लोर में अनयूजुअल वाइब्रेशंस होती हैं तो ये क्रिएचर्स घबरा जाते हैं और ऊपर की ओर माइग्रेट करने लगते हैं। हमारे पास अभी तक अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के कोई पक्के टूल्स नहीं हैं, लेकिन अगर डीप सी क्रिएचर्स बिहेवियर चेंज कर रहे हैं तो क्या हम उन्हें एक नेचुरल वार्निंग सिस्टम मान सकते हैं? कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है और इसका असर समुद्री जीवों की नेविगेशन पर भी पड़ता है। कुछ क्रिएचर्स जैसे वेल्स और टर्टल्स मैग्नेटिक सिग्नल्स से दिशा तय करते हैं, लेकिन अगर ये सिग्नल्स अनस्टेबल हों तो वो भटक सकते हैं और सरफेस पर आ सकते हैं। इसी तरह कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कॉस्मिक इवेंट्स जैसे सोलर स्ट्रोम्स, गामा रे बर्स्ट डीप ओशियन के प्रेशर और टेम्परेचर पर इनडायरेक्ट असर डाल सकते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है और नेचर अलग अलग जटिल तरीकों से सिग्नल भेजती है। पृथ्वी पर इतिहास में 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जहां पृथ्वी की अधिकांश स्पीसीज वाइप आउट हो चुकी थी और हर बार ओशियन इकोसिस्टम में कुछ मेजर बदलाव पहले हुए थे। अगर आज डीप ओशियन में ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सिर्फ समुद्री जीवन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बायोस्फीयर के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वैज्ञानिक पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि हम 6th मास एक्सटिंक्शन के एज पर हैं। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ने इकोसिस्टम को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि कई स्पीसीज साइलेंटली डिसअपीयर हो रही हैं और शायद डीप सी क्रिएचर्स का ऊपर आना उसी इम्बैलेंस की अर्ली वार्निंग है। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक ऐसा पैटर्न जिसे हमें समझने की सख्त जरूरत है? एक बात तो तय है, नेचर कभी चिल्लाकर नहीं बोलती, वो विस्पर करती है और अगर हम उन विस्पर्स को इग्नोर करें तो फिर आने वाला तूफान हमें सुनने का मौका नहीं देगा। हम इंसानों ने अपनी ज़रूरतों के नाम पर पृथ्वी के हर हिस्से को एक्सप्लॉइट किया, ज़मीन, हवा, जंगल और अब समंदर भी। और अब जब नेचर हमसे सवाल पूछ रही है तो हमें जवाब भी देना पड़ेगा। शायद हमें बार बार ये रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि हम इस धरती के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। और डीप सी क्रिएचर्स वो सिर्फ जीव नहीं, वो इस नेचर की ओल्डेस्ट वार्निंग सिस्टम्स हैं, साइलेंट पर पावरफुल। अब वक्त है कि हम इस साइलेंस को सुनें। अगर हम अब भी नहीं चेते तो शायद आगे हमें वो सब कुछ भी सुनने को न मिले, न समंदर की लहरें, न पक्षियों की चहचहाट, न जिंदगी की आवाज़। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म नहीं करते बल्कि इसे एक शुरुआत बनाते हैं, बदलाव की शुरुआत। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।